गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों को बता रहे थे लेक्चर 1 में, उसका टॉपिक लगाया था लेक्चर 1 C12 यानी 12 क्लास के लिए, और लिखा था ऑप्टिक्स। तो एल से लेक्चर 1, C12 से क्लास 12 और ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। तो अभी इसमें क्या है कि कल बताए थे वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव मोशन, इट्स रिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, concept of ray, parallel beam of ray, convergent beam of ray, divergent beam of ray। इतनी बात कल हुई थी। आज का होगा L1 के बदला में L2, C12 और ऑप्टिक्स यानी लेक्चर 2। और आप लोगों को मैं ये भी बोलूं कि आज ही कल में डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का नोट्स भी डाल देंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से नोट्स भी ले सकते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे, यानी डिटेल आप लोगों का जो कुछ भी पढ़ाई होता है, जो कुछ भी यहाँ से इंटरमीडिएट 12 से लेकर के और कंपटीशन सब पूछा जाता है, वो सारी बातों का समायोजन हम कर देंगे। यानी कि पहले चैप्टर का थ्योरी पढ़ा लेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद आपको जो है वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो फिलहाल इमेज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे के बाद इमेज का अर्थ होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का आप लोग ढेर लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। बस हमारा दो ही बात याद रखिए इमेज में। वो याद रखिए कि किसी पॉइंट से चलने वाली किरणें रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, दो ही बात। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर कन्वर्ज होते हैं या जिस बिंदु पर डाइवर्ज होते हैं, उसी बिंदु को इमेज कहा जाता है। याद करिए कि रिफ्लेक्शन होना चाहिए या रिफ्रैक्शन होना चाहिए, परावर्तन होना चाहिए या अपवर्तन होना चाहिए, और किरण को कन्वर्ज होना चाहिए या डाइवर्ज होना चाहिए। जिस बिंदु पर कन्वर्ज होता है या जिस बिंदु पर डाइवर्ज होता है, उसी बिंदु को इमेज कहा जाता है। एकदम शॉर्ट बात। और वही हम आपको बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट से चलने वाली किरणें रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप या रिफ्रैक्शन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर कन्वर्ज होते हैं या जिस बिंदु पर डाइवर्ज होते हैं, उसी बिंदु को इमेज कहा जाता है। और इमेज दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक को कहा जाता है रियल इमेज, और एक को कहा जाता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज का मतलब आभासी प्रतिबिंब। बुक में भी या मैक्सिमम टीचर लोग भी या स्टूडेंट भी इस बात का यूज करता है वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब।
अरे तो अब इमेजिनरी इमेज लिखा जाता, वर्चुअल लिखने का क्या मतलब है? तो यहाँ काल्पनिक नहीं है, आभासी प्रतिबिंब जो हमें आभास होता है, वास्तव में वो है नहीं लेकिन आभास होता है, तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इसमें भी हम लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे, बल्कि दो बात आपको बताया, कन्वर्ज होना और डाइवर्ज होना। अगर किरण कन्वर्ज होता है तो रियल इमेज बनता है, डाइवर्ज होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। यही छोटी सी भी बात याद रख लीजिए कि कन्वर्ज होने से रियल इमेज बनता है और डाइवर्ज होने से वर्चुअल इमेज बनता है। अर्थात किसी पॉइंट से चलने वाली किरणें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर कन्वर्ज होते हैं वही बिंदु रियल इमेज होता है, और यह इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वर्चुअल इमेज किसी पॉइंट से चलने वाली किरणें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर डाइवर्ज होते हैं उस बिंदु को इमेज कहा जाता है, ये वर्चुअल इमेज कहा जाता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि प्लेन मिरर में, कन्वेक्स मिरर में आपको वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज बनता है का मतलब कि उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि अर्थ है कि रेटिना पर, आँख के रेटिना पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जब रेटिना पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो हम देख कैसे पाते हैं? तो इसका कोई बात नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है। आपके आँख में एक लेंस है, वो कन्वेक्स लेंस है। ये कन्वेक्स लेंस का जो ऊपरी सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है, और भीतर वाला जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, और इसको क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है। ये जिलेटिन जैसे पदार्थ से बना होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आँख के भीतर एक लेंस है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस बोला जाता है। जब वर्चुअल इमेज हमारे आँख के सामने पड़ता है तो वहाँ से चलने वाली किरणें क्रिस्टलाइन लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर उस वर्चुअल इमेज का रियल इमेज लेंस द्वारा रेटिना पर बनता है। तो अब क्या हो गया कि रियल इमेज बन गया। अरे वर्चुअल इमेज को क्रिस्टलाइन लेंस ने रिफ्रैक्शन द्वारा रियल इमेज में बदल के रेटिना पर पहुंचा दिया, इसलिए वह हमें दिखाई देता है। अब रही बात मीडियम, माध्यम। तो मीडियम का मतलब है कि प्रकाश के रेस्पेक्ट में, प्रकाश के व्यवहार पर मीडियम को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, और एक को कहा जाता है ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। ओपेक मीडियम का अर्थ हो गया कि वे सभी माध्यम जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, निकल नहीं पाता है, उसको ओपेक मीडियम बोलते हैं। जैसे कि ये दीवार या बोर्ड है, इस पर प्रकाश पहुंच रहा है लेकिन यहाँ से ये लौट जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उधर वाले कमरे में नहीं जा रहा है, तो इसको ओपेक मीडियम कहेंगे। वह माध्यम जिसे होकर प्रकाश गुजर नहीं पाता है, पार नहीं कर पाता है, उसे ओपेक मीडियम कहते हैं। जैसे लकड़ी ओपेक मीडियम है, दीवार ओपेक मीडियम है, ये सब ओपेक मीडियम है। ऑप्टिकल मीडियम जिस माध्यम को प्रकाश पार कर जाता है
उसे ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि शीशा, पानी, हवा, ये सब ऑप्टिकल मीडियम है, प्रकाशिक माध्यम है, इससे होकर प्रकाश गुजर जाता है। वही हम बोल रहे हैं कि वे सभी पदार्थ वह सभी माध्यम जिनसे प्रकाश गुजर नहीं पाता है, प्रकाश पार नहीं कर पाता है, ओपेक मीडियम कहलाते हैं, और जिनसे प्रकाश पार कर जाता है उसको ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है। ये लकड़ी, बोर्ड, दीवार ओपेक मीडियम का उदाहरण है, जबकि पानी, हवा, कांच ये सब जो है ऑप्टिकल मीडियम के उदाहरण हैं। ऑप्टिकल मीडियम दो तरह का होता है, एक को कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, और दूसरे को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारभासी माध्यम, पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिससे प्रकाश पार्शियली पार कर जाता है और पार्शियली बाधित हो जाता है, यानी जिससे अंशतः प्रकाश पार कर जाता है और अंशतः बाधित हो जाता है, वैसे मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम कहा जाता है। जैसे कि आपको तेल लगा कागज, आप देखते हैं कि कुछ प्रकाश उससे पार कर जाता है, कुछ रुक जाता है। गंदा पानी, स्क्रैच वाला कांच, ये सब जो है ट्रांसलूसेंट मीडियम है। लेकिन वो पदार्थ, वो माध्यम जिससे प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है, निर्बाध पार कर जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा जाता है, पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं साफ पानी, साफ कांच, साफ वो क्या कहते हैं हवा, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम के उदाहरण हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम दो तरह का होता है, एक को कहते हैं हेटेरोजीनियस मीडियम, हेटेरोजीनियस मीडियम, और एक को कहते हैं होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम। तो अब क्या है कि वह माध्यम जिसमें इधर उधर अगर हम करें, स्थान बदलें, तो स्थान बदलने से मीडियम का टेम्परेचर और डेंसिटी बदल जाता है, उसको हेटेरोजीनियस मीडियम कहा जाता है। और जिसका टेम्परेचर और डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होता है, समरूप होता है, उसे होमोजीनियस मीडियम कहा जाता है। जैसे तालाब में पानी है, आजकल काफ़ी गर्मी है, इस गर्मी के मौसम में 2 बजे के लपेट में आप तालाब के पानी में घुसिए तो पानी का ऊपर वाला 1-8 फीट सरफेस आपको मालूम होता है कि इस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, और 1-8 फीट नीचे वाला पानी जो है उसका टेम्परेचर कम है। तो इस समय ये पानी हेटेरोजीनियस मीडियम हो गया, क्योंकि नीचे वाला का टेम्परेचर कम और ऊपर वाला का टेम्परेचर ज़्यादा है। या आप लोग हवा लीजिए, तो अब जैसे जैसे धूप निकलता जा रहा है, नीचे वाले हवा का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ऊपर वाले हवा का टेम्परेचर तो कम रहता है, आप जानते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर हवा का ताप बढ़ता जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोजीनियस मीडियम। और जहाँ टेम्परेचर और डेंसिटी समरूप हो, यूनिफॉर्म हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। जैसे सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले आप लोग जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं,
तो हवा आपको बड़ा सुहाना लगता है। और उसका वजह यह है कि ऊपर से नीचे तक हवा का टेम्परेचर बराबर है। मतलब कि ज़मीन पर के हवा का टेम्परेचर और 1 मीटर ऊंचाई 2 मीटर ऊंचाई पर के हवा का टेम्परेचर आपस में बराबर है, डेंसिटी बराबर है। तो उस समय हवा होमोजीनियस मीडियम होता है। इसी तरह से आप सूर्योदय से पहले तालाब के पानी में घुसिए तो ऊपर से नीचे तक पानी का टेम्परेचर आपको बराबर लगता है, तो उस समय पानी होमोजीनियस मीडियम। और एक और आता है, इसको रिलेटिव कहेंगे, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम जिसको आप लोग रेयर एंड डेंस मीडियम बोलते हैं, यानी कि विरल और सघन माध्यम। तो यूं तो इसका डेफिनेशन है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कम होता है, दो माध्यम लिया जाए और दोनों माध्यम में से जिसका अपवर्तनांक कम हो उसको रेयर मीडियम बोलेंगे, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो उसको डेंस मीडियम बोलेंगे। यानी जिसका अपवर्तनांक कम हो वो रेयर मीडियम और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो डेंस मीडियम। अर्थात दो मीडियम ले करके उनकी तुलना करना। तो वो क्या है कि रेयर मीडियम का मतलब कि दो माध्यमों में से जिसका अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसको रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। लेकिन एक रफ उदाहरण देते हैं हम, यानी गंदा उदाहरण देते हैं, लेकिन प्रायः सही पाया जाता है इसलिए उसको बोल देते हैं। दो माध्यमों में जो भारी हो वो डेंसर मीडियम है और जो हल्का हो वो रेयर मीडियम है। यानी दो माध्यम लिया जाए, उसमें से जो दो में से जो भारी है उसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, और जो हल्का है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। अर्थात आप पानी और हवा ले लीजिए, यानी एक गिलास में पानी ले लीजिए और ये सब हवा तो भरा हुआ है ही, और तब आपसे पूछ दें कि ये हवा और पानी में कौन रेयर है कौन डेंस है, तो आपको नो प्रॉब्लम। जैसे आप सूर्य पर जल चढ़ाते हैं वैसे ही पानी को हवा पर गिराना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे हवा से होते हुए पानी ज़मीन पर पहुंच जाता है, यानी हवा में पानी डूब रहा है। अर्थात पानी भारी है और हवा हल्का है। तो इस तरह से पानी डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम हो गया और हवा रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम हो गया। इसी प्रकार से हम आपको कांच और पानी दे दें और पूछ दें कि कांच और पानी में कौन रेयर है कौन डेंस है, तो कांच को पानी में डाल दीजिए। अगर कांच डूब गया, जैसा कि आप जानते हैं डूब ही जाता है, डूब गया तो कांच भारी है और पानी हल्का है, तो कांच और पानी में कांच डेंसर मीडियम हो गया यानी सघन माध्यम हो गया, और पानी रेयर मीडियम हो गया यानी विरल माध्यम हो गया। इसी प्रकार से बर्फ और पानी ले लें, तो बर्फ को पानी में डाल दें, और जब बर्फ को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि बर्फ पानी पर तैर रहा है, यानी बर्फ हल्का है और पानी भारी है। तो यहाँ पर बर्फ जो है रेयर मीडियम हो जाएगा और पानी डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूँ तो हमने सही बात ये बताया कि जिसका अपवर्तनांक कम हो वो रेयर मीडियम है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो वो डेंसर मीडियम है। लेकिन एक रफ उदाहरण दिया, एक गंदा उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए कि जो भारी हो वो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम है और जो हल्का हो वो भारी मीडियम। तो अब
यहाँ पर आके हम रुक जाना चाहते हैं, क्योंकि कल से बताएंगे, यानी लेक्चर 3 में बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर उठाते हैं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होने लगेगा, इसलिए आज इतना ही पर छोड़ते हैं। और कल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लेक्चर 3 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का जो आप सर्च कीजिएगा, तो सर्च कीजिएगा फिजिक्स सर्किल बाई रहमान सर। फिजिक्स सर्किल बाई रहमान सर करिएगा तो वो आ जाएगा। और हम ये सोच रहे हैं कि अब ये पूरा फिजिक्स 11th और 12th का पढ़ा के यूट्यूब पर डाल दें, क्योंकि अब मेरा उम्र भी हो गया है, गाड़ी कब खुल जाए पता नहीं, इसलिए यूट्यूब पर रहेगा तो लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि भाई सर्च करना है तो फिजिक्स सर्किल बाई रहमान सर करके सर्च कीजिए। और क्या है कि सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।